में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास अवसर की। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। सबकी निगाहें टिकी हुई कि एक दशक बाद जम्मू कश्मीर में मतदान होगा और धारा 300 आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ये पहला चुनाव। और हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बिल्कुल जाहिर सी बात थी कि बड़े उत्साह के साथ में लोगों ने मतदान में रुचि दिखाई, यानी कि बुलेट पे बैलेट भारी पड़ता दिखाई दे रहा था। और अब एक बार फिर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि 3 चरण में होने वाले मतदान में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वहां लगभग 87 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 11,800 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जैसे भी अवसर पड़ेगा उसी तरह से वहां व्यवस्था की जाए। लोगों को निर्भीक होकर के मतदान करने की अपील की गई है और तैयारी पूरी शुरू कर दी गई है। तो सबकी निगाहें जम्मू कश्मीर टिकी होंगी। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण राज्य एनसीआर का हरियाणा में भी 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी एक चरण में और 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आएंगे। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हरियाणा में फिलहाल भाजपा की सरकार है और लगातार 2 बार से वहां सरकार बीजेपी बना रही है। गठबंधन की सरकार थे भी जेजेएम के साथ में, लेकिन इस बार क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी, ये देखने वाली बात है। क्या बीजेपी नायब सैनी के नेतृत्व में एक बार फिर खट्टर को जिन्होंने रिप्लेस किया ताल ठोक रही है, सरकार बनाने में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे, या फिर हुडा अपनी जो एक उनकी एक्सपीरियंस है उसके जरिए कुछ नया धमाल मचा सकते हैं कि नया कुछ वहां पे दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं और कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र पंघाल साहब हैं, भाजपा से रश्मि अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। दोनों राज्यों की चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। यूं तो झारखंड और महाराष्ट्र की भी उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन नहीं हुआ। दोनों पे ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हरियाणा पे भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि गठबंधन की सरकार थी और अभी ये माना जाता है कि वहां सरकार अल्पमत में भी थी, लेकिन समय हो चुका था तो इस वजह से अविश्वास आ नहीं सकता था। अभी क्या लगता है आपको कि रोचक मुकाबला होगा? नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनाने के बाद, खट्टर को केंद्र में भेजने के बाद कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं। देखो, एक ऐसा रास्ता है जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है और यहाँ का दिल्ली की राजनीति पर पूरी तरह प्रभाव पड़ता है। भले ही ये छोटा राज्य हो, 90 सीट वाला, लेकिन अति महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ की जो चुनाव परिणाम होता है उससे कई राज्यों में असर पड़ता है। तो जहां तक आप बात कर रहे हैं कि खट्टर जी को रिप्लेस करने के बाद जो नायब सैनी जी को बनाया तो क्या स्थिति रह सकती है, तो यहाँ हरियाणा का जो प्रथम जब रिपोर्ट आई है, समीकरण में आया है, तो उसमें तो ये ऐसा लग रहा है कि मुकाबला बड़ा टफ होने के आसार नजर आ रहे हैं दोनों ही। और ये तो निश्चित है कि भाजपा और कांग्रेस में ही मुकाबला होना है। तीसरा जो है उसमें तो शायद मुझे ऐसा लगता नहीं कि कहीं वो सरकार बनाने की स्थिति में आ पाएंगे। अभी आगे तो भविष्य घर में छिपा है। और लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण जो है, जो किसानों का राज्य है, किसानों का जो मुद्दा उठा, किसानों का आंदोलन हुआ, तो लोकसभा चुनाव में भी जो भारतीय जनता पार्टी 5 नुकसान हुआ उनको, 5 सीट का 5-5 पर दोनों टिके। तो यहाँ लोकसभा चुनाव के बाद जो सीट आती है वो भी बड़ा फैसला करती है कि कौन किस स्थिति में आएगा। अभी जो हवा का देखें तो कहीं कांग्रेस का बड़ा जबरदस्त ग्राफ बताया जा रहा है और कहीं ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के रूप में नायब सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है। उन्होंने यहाँ 52% के लगभग ओबीसी हैं। अब वो ओबीसी का कितना वोट ले पाते हैं, क्या स्थिति में वो आ पाते हैं। और कांग्रेस का जो अभी लोकसभा में चला एससी का, जो राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से एससी वोट का उठाया। जाट वोटर महत्वपूर्ण, जो यहाँ का योगदान जो महत्वपूर्ण रहता है जाट वोटर का। जाट वोटर कहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ
कांग्रेस में भी जाट लीडर बड़े हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका देश में अपना कद है, और भारतीय जनता पार्टी में भी जाट नेताओं की कमी नहीं है। तीसरा, इंडियन नेशनल लोक दल भी जाट नेता ही वो चलाते हैं। जन जो जेजेपी है, जो भाजपा के साथ गठबंधन में जो हटी है, वहां भी जाट नेता ही हैं। तो जाट वोटों का अगर ध्रुवीकरण होता है, जाट वोट अगर बंटते हैं, तो ये सीधा साधा नुकसान कांग्रेस को ही जाने की जो स्थिति मानी जा रही है। लेकिन अब बट पाते हैं जाट वोट या नहीं बट पाते, और महत्वपूर्ण जो चीज है वो कांग्रेस के लिए तो ये रहेगी कि जिस तरह से 2 दिन पहले कुमारी शैलजा और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयवान जी के बीच में जो विवाद हुआ राहुल गांधी के सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, ये विवाद अगर रहता है तो ये बड़ा नुकसान का सौदा साबित होगा। टिकट वितरण में आम सहमति से टिकट आए तो उससे कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो टिकट वितरण में और इस तरह का विवाद ही अगर रहा, जब मुखर होकर आमने सामने ही जो हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा अलग अलग जो दल, अलग अलग नेता अपनी अपनी डपली बजा रहे हैं, इस तरह की अपनी रैलियां चल रही हैं, अपनी वो कोई रैली क्या निकाल रहा है, अगर ये चीजें रही तो ये तो सीधा नुकसान हो सकता है। और सत्ताधारी पार्टी तो देखो इसका पूरा फायदा उठाने का प्रयास करेगी, जो 10 साल से लगभग सत्ता में है। बिल्कुल। चले, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, पंगाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपका कि पहला तो एक रिएक्शन चाहूंगा कि वोट की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और 10 साल से आप लोग बेताब हैं सत्ता में आने के लिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा सर। और हम बेताब नहीं हैं, बेताब जनता है हरियाणा की, इनको भगाने के लिए, बीजेपी को भगाने के लिए जनता बेताब है। 10 साल से परेशान कर रखे है, किसान को, मजदूर को, महिला को, व्यापारी को, कर्मचारी को, किसी को नहीं बख्शा इस सरकार ने, सभी को परेशान कर रखा है। और अब जनता इनसे छुटकारा चाहती है और वो कांग्रेस में अपनी उम्मीद देख रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार के रूप में वो इनसे छुटकारा पाना चाहती है। ये जी बिल्कुल। चलिए, कुछ लोग जैसे अभी प्रमोद जी कह रहे हैं कि कुछ आपसी विवाद हैं, तो आपको नहीं लगता इससे असर पड़ेगा? किरण चौधरी भाजपा में चली गई हैं तो पार्टी कमजोर नहीं हो रही? सही तरीके से सर, ये जो खाम खा के मठाधीश बैठे थे पार्टी में, मैं भिवानी में, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य भी हूँ, वहां मीटिंग में गया हूँ, किसानों मजदूरों के बीच में गया हूँ, तो उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की है कि उनके जाने से कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। क्योंकि वो या तो टिकटों पे कब्जा कर लेते थे पूरे डिस्ट्रिक्ट पे, और कोई और ऊपर से सरकार से या ऊपर हाईकमान से टिकट लेके आता था तो उसको हराने का काम करते थे। तो अब जो है वहां बड़े खुशी हैं कार्यकर्ता भी, उम्मीदवार भी और जनता भी, कि भाई बहुत बढ़िया हुआ है कि हम जीत पाएंगे यहाँ से। भिवानी की सब सीटें अब की बार कांग्रेस जीतने जा रही। ये जी जी, आम आदमी पार्टी आपके अलायंस में रही है पार्लियामेंट इलेक्शन में, अभी क्या लगता है आपको कि कोई असर होगा? क्योंकि उन्होंने ताल ठोक दी कि हरियाणा में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सर देखिए, आम आदमी पार्टी का जो तालमेल है या समझौते की बात है, वो हाईकमान का फैसला है, हाईकमान ने सोचना है। हम उस पे कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये तो हाईकमान ने तय करना होता है कि उससे समझौता करना है या नहीं करना। बाकी लोकसभा में हमारा समझौते में थी, 1 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ी थी और 9 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी। जी चलिए, मैं वापस आ रहा हूँ पंगाल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार प्रमोद वशिष्ठ साहब का वापस रुख करना चाहूंगा। जी सर। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर ताल ठोक रही है? और दूसरा, किसान आंदोलन को लेकर के बड़ी उम्मीदें हैं कांग्रेस को, तो इस बार का चुनाव थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि लोकसभा में जो इनका अलायंस था अब वो बिखरता नजर आ रहा है। देखो योगेंद्र, जहां तक आम आदमी का पार्टी का सवाल है, वो तो अकेले लड़ेगी। यहाँ जो पूरी उसमें साफ तौर पे घोषणा कर दी गई कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो इससे कांग्रेस को फायदा है, क्योंकि यहाँ एक मुद्दा बीजेपी बार बार लेके चल आ जाती है, जाट गैर जाट का मुद्दा।
नॉन जाट का जो मुद्दा आ जाता है, उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी लड़ती है तो नॉन जाट वोटों को ही वो ज्यादा लेगी। जाट वोटर ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के पास जाने की उम्मीद बनेगी। तो लड़ती है तो इससे कांग्रेस का फायदा होगा। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, कोई बड़ा लीडर लड़ा खुद के दम पे, लेकिन वो अगर हो सके जीत जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का इतना कोई यहाँ हरियाणा में जनाधार नजर मुझे आ नहीं रहा। फिलहाल संगठन मजबूत नहीं है, उससे आभास हो जाता है कि संगठन की स्थिति क्या है। नीचे तक ब्लॉक लेवल तक उनका कोई संगठन की स्थिति बिल्कुल है नहीं। तो ये लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी इस तरह से कर जाएगी। और जहां तक जो किसान आंदोलन का सवाल है, उसका कोई असर ज्यादा जो देखने का ये रहा कि जो 5-5 सीट जीत गई लोकसभा में, अगर मान लो किसान आंदोलन का बहुत कोई भारी असर होता बहुत ज्यादा, तो निश्चित रूप से लोकसभा में 5 सीट कांग्रेस वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती। तो है कुछ क्षेत्रों में, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन इतना या तो किसान आंदोलन के कोई सही तरह से गांव तक पहुंच नहीं पाई, या बात कांग्रेस पहुंच नहीं पाई, या कुछ ये, तो इसलिए जो 5-5 सीट आने के बाद में बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा हुई। अगर 6 सीट भी कांग्रेस आती, बहुत स्थिति अच्छी में निश्चित रूप से उभर कर आ सकती थी। अब ये 5-5 से मुकाबला टफ होने के आसार है। प्रमोद जी, एक और लूंगा, अभी जो बीजेपी में जेजेएम का जो सहयोग रहा चौटाला परिवार का, क्या रहेगा उनका? क्योंकि उनके लिए भी अपनी विरासत को बचा करके रखना एक बड़ी चुनौती होगी इस चुनाव में। देखो, विरासत तो इनकी चलो देवीलाल परिवार से चल रही है, 1-2 सीट तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इनेलो है, जेजेपी ये एक ही परिवार है। लेकिन जहां तक जेजेपी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि जेजेपी किसी भी सीट पर स्टैंड कर रही है। क्योंकि हो सकता है कि इनका भाई जो दुष्यंत चौटाला, इनका भाई लड़े हैं सिरसा जिले की सीट से, वहां अगर कुछ प्रदर्शन कर जाएं, वहां भी उनके ही परिवार के केवी सिंह जी के बेटे लड़ रहे हैं जो सीट है वहां, तो वहां अगर कोई अच्छा प्रदर्शन कर गए तो एक अलग बात है। लेकिन अदर कोई सीट ऐसी लग नहीं रही कि जहां कोई जीतता नजर आ रहा हो, क्योंकि भारी विरोध है। क्योंकि सत्ता का जो इन्होंने सत्ता लेने के बाद में आम जन से थोड़ा जुड़ाव इनका घटा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा क्या, पारिवारिक जो आपस में विवाद है वो एक बड़ा कारण है। हालांकि एक बात चली थी बीच में कि समझौता होने के आसार की बात चली थी, इनेलो और ये दोबारा हो जाए, वो हालांकि बाद में चुप्पी हो गई। तो अभी लगता नहीं वोट कटेंगे, वोट आएंगे कोई अगर सीट वैसे ही आ गई कि जो वो अलग चीज है। लेकिन जेजेपी का और इनेलो का इतना आधार का नजर नहीं आता। हरियाणा में जो मुकाबला है अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरह का है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल, हरियाणा में अहिरवाल अलग है, राठ जो क्षेत्र जिसको बोलते हैं। प्रमोद जी, आप सही कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदल जाती हैं हर क्षेत्र में, हर वहां की परिस्थिति अलग होती है। लोकसभा के चुनाव के कुछ समीकरण अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, और लोकसभा में दोनों ने 5-5 सीटें जीती हैं। लेकिन अब 90 में से कितनी सीटें जीत पाते हैं? चलिए, हमारे साथ रश्मि अग्रवाल जी जुड़ गई हैं भाजपा से। रश्मि जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है, आपके 10 साल से आप लोग काबिज हैं सत्ता में, तो पहला रिएक्शन चाहूंगा आपको बीजेपी स्पोक्स पर्सन के नाते इस चुनाव तारीखों के ऐलान पर। जी, हम बहुत आश्वस्त हैं कि भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है जी, क्योंकि नायब सैनी जी और मनोहर लाल खट्टर जी जिस तरह से इन लोगों ने हरियाणा में काम किया है, जन कल्याणकारी नीतियों से लोगों का भला किया है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। जी, आधार क्या लगता है आपको कि दावे का, किस आधार पे हम लोग सरकार बनाएंगे? अपनी नीतियां, और जिस तरह नायब सैनी जी जो है पूरी तरह से समर्पित है पार्टी के लिए, अपने जो है हरियाणा के लिए, तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है। अभी हाल ही में उन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर जो है बीपीएल परिवार को हर साल में 12 सिलेंडर वो देंगे। इसके अतिरिक्त लाडली पेंशन योजना जो है, जिसमें ओनली गर्ल चाइल्ड है, उसको 1800 रुपए महीना दिया जाएगा।
और फ्री टेक्स्ट बुक दिया जाएगा 9 से लेके 12 तक के बच्चों को। फिर IT सक्षम योजना जो है उसमें 5000 युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान किया गया है, उसका जो प्रथम चरण होगा। फिर सुपर 100 हरियाणा के तहत नवीन सर जो है 100 छात्रों को छांटकर उनको IIT जी के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि बाकी अगर बच्चे कोचिंग करने जाएं तो कितना महंगा पड़ता है उनको, लेकिन गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है। तो इसकी तरह सैकड़ों योजनाएं हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से गांव-गांव, शहर-शहर जाके प्रवास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उससे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना हरियाणा के लिए कितने गौरव की बात है। जी, मैं वापस आ रहा हूँ रश्मि जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। जम्मू कश्मीर की एक बार मैं जरूर बात करना चाहूंगा यहाँ पे। जम्मू कश्मीर को लेकर के क्या लगता है कि थोड़ी चुनौती है सुरक्षा को लेकर के, वहाँ लोगों को घरों से निकाल करके लेके आने का, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वहाँ की लोकल पार्टी इलेक्शन की जो डिमांड कर रही थी, अब वो भी इन्वॉल्वमेंट जब होगा तो लोकल पब्लिक वोट कास्ट करने के लिए आएगी। तो 370 आर्टिकल 370 को हटाने के बाद का ये पहला चुनाव होगा, उस पर ही सबकी निगाहें टिकी होंगी और मुझे लगता है कि इंडिया की नहीं दुनिया की निगाहें वहां पे टिकी हुई होंगी। देखो योगेंद्र, इस तरह से आज मुख्य चुनाव आयुक्त बात कर रहे थे और उनमें जो कॉन्फिडेंस था जम्मू कश्मीर को लेकर, उन्होंने बार बार मतलब शेर शायरी के अंदाज में भी और कहा कि हम जम्मू कश्मीर गए, वहां के लोगों से बात करी, आवाम से बात करी, वहां के लीडर से बात करी, तो वो जो उत्साह था वो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई चुनौती उनको मुझे लग नहीं रहा कि आने वाली है, क्योंकि जो 370 हटाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी हुई तो श्रेय जाता ही है मोदी जी को, ये निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराया नहीं। तो जो ये चुनाव का उन्होंने कम समय में, जैसे 18-25 से एक ज्यादा कोई गैप नहीं है, अगर जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार डरी होती है, चुनाव आयोग डरा होता इस तरह से, तो ये गैप बहुत ज्यादा हो जाता। बहुत कम गैप में चुनाव हो रहा है। और उन्होंने एक बात कही है चुनाव आयोग ने, आपने देखा होगा कि हमसे सभी पार्टियां मिली तो उन्होंने एक मांग जरूर करी कि चाहे वो बूथ के अंदर हो, चाहे लीडर हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सिक्योरिटी ज्यादा मतलब अलग से ना हो, बराबर सिक्योरिटी हो और आवाम साथ देने के लिए वहां खड़ी रहेगी। तो ये एक बड़ी बात है। और देश की क्या, ये तो विश्व की, पूरे भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की नजर इस चुनाव पर टिकी होगी कि जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी ताकत लगाएगी, क्योंकि उनकी तो बड़ी नाक का सवाल है। 370 हटने के बाद में उन्होंने और भी काम किए वहां, जो वहां उन्होंने अनिल जी अपने बैठाए हैं, मनोज सिन्हा जी, वो भी बहुत वहां एक्टिव हैं, पूरी तरह से करें। अमित शाह जी बार बार वहां दौरा करते हैं। तो ये निश्चित रूप से बड़ा उत्साह का चुनाव है और उस पर नजर पूरी तरह से रहेगी, पूरे विश्व की नजर रहेगी, भारत की नहीं, जम्मू कश्मीर पर। जी पंगाल साहब, हरियाणा के साथ में आपको जम्मू से भी जोड़ना चाहूंगा एक बार। जम्मू को लेके क्या मानना आपका? सर, जम्मू कश्मीर में आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ 370 हटाने से। वहां बड़े बड़े उद्योगपतियों को, धन्ना सेठों को फायदा हुआ है, वो अपनी जमीन खरीदेंगे। वहां जनता को क्या फायदा हुआ? जनता वहां भी इंतजार कर रही है इनका। अब इलेक्शन होगा तो इनको जवाब देगी। जी रश्मि जी, कोई बेनिफिट नहीं हुआ कि पब्लिक ठगी हुई महसूस कर रही है आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद में, पंगाल साहब का कहना है। जम्मू कश्मीर के लिए आप कहना चाह रहे हैं? जी जम्मू कश्मीर, जी आर्टिकल 370 तो भाई साहब भारत माँ के मस्तक पे कोड़ के समान था, जिसका इलाज किया है बीजेपी ने। और युवाओं की जहां तक मैं बात करूं तो वहां पर अभी जो इलेक्शन हुए थे, लोकसभा इलेक्शन, आप पहले देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पाते थे। हर वक्त सिर्फ आतंकवादियों की खबर ही आती थी। और अब वहां पर कितने पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लोग वहां G20 समिट वहां पे हुआ था, इतना बड़ा आयोजन इतने सफलतापूर्वक किया गया था। तो ये किस वजह से हुआ है? 370 के उन्मूलन के बाद अमित शाह जी ने जिस तरह से सुरक्षा प्रदान की है वहां पे, उसी वजह से ये पॉजिटिव माहौल बना है। और ये मुझे तो भाई साहब की बात पे हंसी आ रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब आप क्या न्यूज नहीं देखते हैं या ठीक से आप सुनते नहीं है? कितना पॉजिटिव चेंज आया है भाई साहब वहां पे। और मैं खुद कई बार कश्मीर गई हूँ 370 के उन्मूलन के पहले और 370 के उन्मूलन के बाद, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
पहले जो वहां पे असुरक्षा की भावना थी लोगों में, वो अब चली गई है। अब वहां के युवा पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, रोजगार की बातें कर रहे हैं और आगे बढ़ रहा है कश्मीर। तो चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। मैं हमें सिर्फ आलोचना नहीं करनी चाहिए, विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। बंगाल जी बहन जी, आप हमें जी। नफरत की खेती करने वाले हमें सिखा रहे हैं पॉजिटिव क्या होता है, नफरत फैलाने वाले हमें सिखा रहे हैं कि अच्छा क्या होता है। आप क्या नहीं बात भाई, करें, बिल्कुल वहाँ गलत वहाँ बात कश्मीर कही। आगे नहीं बढ़ रहा, वहाँ ये चीन आगे सिर्फ बढ़ रहा है, विरोध वहाँ राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन चला विरोध है, करने के लेह लिए विरोध लद्दाख कर में रहे हैं। आंदोलन चला है। बात आप बताइए आप तैयारी नहीं करके कि आते। आपको अगर हिस्ट्री का पता हो तो वहां पे जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत होती थी और उस अलग रियासत के कुछ कायदे कानून थे। वहाँ हिंदू राजा होता था, मुस्लिम जनता होती थी। आप पढ़ के आइए हिस्ट्री, फिर आपको पता लगेगा कि हमारा क्या समझौता, क्या सिस्टम हुआ था वहाँ। आपको आतंकवाद के हवाले कर दिया। हमारे ऊपर हंसने की बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने वाले हमें सिखाएंगे मोहब्बत क्या होती है। भारत को अलग समझने लगे। अपने और घर यही पे पहले हिस्ट्री पढ़ के आइए, फिर आप और अभी कलकत्ता में जो कुछ भी हुआ, ममता बनर्जी के होते हुए आज जिस तरह से बेटी के ऊपर अत्याचार किया गया, एक महिला ममता बनर्जी जम्मू कश्मीर में बंगाल को छोड़ें, नहीं है, दोनों ममता राज्यों पे बनर्जी सीमित रखें, पश्चिमी दोनों बंगाल की सीएम है जी। चले, समय तो कम है, वही समय कम है। मैं आपको प्रश्न को मैं अलायंस रोकना है ना, चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। तो चलिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आप स्क्रीन पे आपने देखा भी, 4 अक्टूबर को पता चल पाएगा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद में क्या रुख जनता ने इख्तियार किया है और हरियाणा में क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाएगी। तो ये मोटी बात रहेगी और जैसे जो चीजें आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।